नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम मिशन पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको एसएससी सीएचएसएल और आपके एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट यहां पर कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। साथ में आपको इस वीडियो के अंत में कुछ पॉइंट आपके हैं जो रिवीजन पॉइंट हैं, बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उनको जरूर पढ़िएगा। तो चलते हैं यहाँ पर। और अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं यहाँ पर। आपका क्वेश्चन कह रहा है पहला, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आनंद मठ के लेखक ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? अर्थात कहवा भी होता है, रबड़ भी होता है और तंबाकू भी होती है। ये आपका जो राज्य है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य है, जहाँ पर कहवा भी होती है, रबड़ भी होता है और का तंबाकू भी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टांका एक मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है और बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं टिन तांबा लगा देंगे, कहीं टिन कांसा लगा देंगे, कुछ भी लगा देते हैं। इसका 3 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, टिन और शीशे का मिश्रण होता है आपका जो टांका होता है, टांका लगाने। ठीक है, तो टिन और शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 28 खोपड़ियाँ, 28 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 28 होती हैं आपके खोपड़ी में हड्डियाँ। और अगर बात करें पूरी बॉडी में तो आपकी कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ये तो सबको पता होगा, लेकिन शैशवावस्था में अर्थात जब बालक बिल्कुल छोटा सा होता है तब उसकी बॉडी में हड्डियां 300 होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हड्डियों की संख्या थोड़े से कम होती जाती है और कुल मिला के युवा अवस्था में आपकी कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। आपकी बॉडी की सबसे लंबी की हड्डी की बात करें तो फीमर होती है, जो आपके जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी है जो आपके कान में है, स्टेप्स होती है, आपके कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? मतलब कि अगर आप शक्कर है और उसमें से अगर उसे तापमान देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो तापमान से शक्कर क्या होगी? जल्दी घुलेगी या कम घुलेगी? तो टेम्परेचर देने पे क्या होती है? वो आपकी जल्दी से बढ़ेगी, अर्थात उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, डेविस कप का किस खेल से संबंधित था? जो डेविस कप है वो किस खेल में ट्रॉफी दी जाती है? ये आपकी जो ट्रॉफी है डेविस कप, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, लॉन टेनिस से। ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है आपका डेविस कप। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि कलपक्कम में फास्ट बियर टेस्ट रिएक्टर में, ठीक है, वहाँ पर जो रिएक्टर लगा है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो आपका ईंधन प्रयुक्त होता है, ठीक है, कौन से? तो कलपक्कम में ये आपका जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो होता है आपका, ऑप्शन राइट आपका सी, प्लूटेनियम होता है। क्या होता है? प्लूटेनियम आपका प्रयोग किया जाता है जो कलपक्कम में आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजा था, ये विजयनगर के आपके कौन से शासक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम थे जिन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, जैसे होता है हम्पी। हम्पी क्यों प्रसिद्ध है? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं, इस कारण आपके हम्पी प्रसिद्ध है। और आपका जो विजयनगर साम्राज्य है ये आपका एक स्वतंत्र कह सकते हैं, और आपका हिंदुत्व आपका राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने मिलकर किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किलिमंजारो है एक, अर्थात ये जो किलिमंजारो है ये आपका क्या है? तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा,
अग्न्यार या कह सकते हैं इसे ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी को अग्न्यार बोलते हैं क्योंकि अग्नि का क्या होता है, उद्गम होता है। और ये जो किलिमंजारो है आपके अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर है, अफ्रीका में पाया जाता है। और ये जो आपका ज्वालामुखी है एक शांत ज्वालामुखी है। कैसा है, शांत ज्वालामुखी है। आपका किलिमंजारो आपके अफ्रीका में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध है, यह आपका किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 25 का संबंध है आपके धर्म की स्वतंत्रता से है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। और इसी अनुच्छेद के तहत जो आपके जो पगड़ी धारण करते हैं, ठीक है, सिख लोग वो कृपाण धारण करते हैं। ठीक है, सॉरी, कृपाण धारण करते हैं, वो इसी के तहत ही करते हैं, अर्थात जो आपका धर्म की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इरडा अर्थात IRDA नियमन करती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि IRDA है क्या, IRDA है क्या। तो ये आपकी कह सकते हैं कि 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? बी, बीमा कंपनियों से संबंधित है। ठीक है, बीमा कंपनियों से, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, अर्थात ये होता है। और बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण, इसका हिंदी होता है बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इरडा की जो स्थापना हुई थी, तो एक सांसद अधिनियम लाया गया था आपका 1999 कहता था आपकी ये स्थापित की थी इरडा। ठीक है ना। और अगर बात करें कि आपकी ये बीमा जो आपकी कह सकते हैं कि बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण की जो आपकी हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है तो आपके हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर आपके हैदराबाद में है इरडा। ठीक है, नियमन किसका करती है? तो बीमा कंपनियों का नियमन करते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो मतलब वर्ड दिया है नत्रजन, कभी कभी इसका मतलब नहीं समझ में आता। और होता क्या है, नत्रजन मतलब होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति करना। ठीक है, नाइट्रोजन की आपूर्ति करना, मतलब जो नील हरित शैवाल है ये एक प्रकार की, जब देखते हैं कि धान की खेती में, किसमें? धान की खेत में जो खाद डाली जाती है वो आपकी नील हरित शैवाल ही होते हैं। ठीक है ना। और ये जो नील हरित शैवाल होते हैं ये आपके सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। और इसके बाद वो ऊर्जा जो नाइट्रोजन के रूप में होती है वो धान को देते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका हुआ कि हरित शैवाल जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति किया जाता है आपके धान के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर नील से किस्सा धान से, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के जो समवर्ती सूची में आता है। देखिए आपके जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है वहाँ पर आपकी 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। ये 3 सूचियों में एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची और एक होती है आपकी समवर्ती सूची। मतलब राज्य के लिए जो भी आपके नियम बनाए जाते हैं राज्य सूची में, केंद्र का जो नियम होता है आपका केंद्र सूची में, और जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए होते हैं वो आपको होती है समवर्ती सूची में। ये समवर्ती सूची में आपका जो आपका रखा गया है विषय वो आपका दंड प्रक्रिया है, जो आपके समवर्ती सूची अर्थात दोनों में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो आपकी जो पृथ्वी है वो प्रति मिनट जो कह सकते हैं कि दूरी तय करती है 49 किलोमीटर। कितनी? 49 किलोमीटर यहाँ पर तय करती है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण है, ये आपका जो निर्धारण है वो करती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। अर्थात जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है इसका जो निर्धारण करते हैं वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई है, ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो स्थापना की गई थी, आपकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब? 1965 में। लेकिन जब 1965 में इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम ये नहीं था, कृषि लागत मूल्य आयोग नाम नहीं था, इसका नाम था मूल्य आयोग। क्या नाम था? मूल्य आयोग। लेकिन जब 1985 में, ठीक है, 1985 में इसका नाम बदलकर आपका कृषि लागत इसमें से जोड़ दिया गया, अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
परिस्थितिक दबाव अर्थात एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या होती है? जो आपका प्रेशर होती है उसका जो एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर लग रहा है उसकी इकाई क्या होती है? आपका 16 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बार होती है। क्या होती है? बार होती है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, अर्थात जो नाबार्ड संस्था है वो पैसे संबंधी वित्त संबंधी जो सहायता प्रदान करता है वो किसको करता है? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदान करता है। ठीक है, किसको सहायता प्रदान करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। यहाँ पर नाबार्ड से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे वीडियो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, जैसे NABARD। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या नाम होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 1982 की इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके महाराष्ट्र में मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका मुंबई आता है, तो मुंबई में इसका कह सकते हैं कि मुख्यालय है। और इसके जो चेयरमैन हैं, ठीक है, नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो हर्ष कुमार भनवाल हैं। ठीक है ना, ये आपका इससे जानकारी मिल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, अर्थात जो भी आपका परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी परमाणु है और उसके जो नाभिक में होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका चक्का लगाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्का लगाता है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। जिन्होंने सर्वप्रथम शून्यता का आविष्कार किया था या सिद्धांत दिया था, ये थे आपके कौन? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? जो इस समय इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस इस समय जो आपकी प्रयोग हो रही है वो आपकी, ऑप्शन राइट आपका सी, कीबोर्ड का प्रयोग ही करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी को करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो वो जरूरत पड़ती है आपके, ऑप्शन राइट आपका ए, स्थानीय जनता की। किसकी? स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अर्थात कह सकते हैं कि रजिया बेगम को बैठाने में किसका हाथ था? तो देखिए, रजिया बेगम के पहले जो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के पहले रुकनुद्दीन आए थे जो आपके इल्तुतमिश के बेटे थे, और ये आपके बहुत ही अल्प आयु के थे, लेकिन उनकी माता की वजह से ये आपके रुकनुद्दीन बैठ गए थे। उनको सत्ता से हटाकर रजिया बेगम को जो बैठा ले थे वो आपके तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का हाथ था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। और बाद में तुर्कों ने ही क्या किया, बाद में तुर्कों की ही चाल की वजह से रजिया बेगम को क्या कर दिया गया, उनके सत्ता से हटा गया। अर्थात कह सकते हैं कि इनको थट्टा के पास इनको डाकुओं द्वारा इनके हत्या कर दी गई थी। अर्थात कह सकते हैं कि बैठाने में भी हाथ था तुर्कों का, और इनको उनके पद से हटाने में भी इनका हाथ था, तुर्कों का ही था। क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश थे, इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का एक गठन किया था जिसको बोलते हैं तुर्के चहलगामी। अगर यहाँ क्वेश्चन ये पूछे तुर्के चहलगामी का विनाश किसने किया था, तो आपके बलबन ने किया था तुर्के चहलगामी का विनाश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट से पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है आपसे उपन्यासकार से पूछा गया, कह रहा है उपन्यासकार और लघु कथा लेखक बेन्यामिन को 25 अक्टूबर 2018 को प्रथम जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर का विजेता घोषित किया गया। बेन्यामिन किस भाषा के उपन्यासकार हैं? ठीक है, ये आपके जो बेन्यामिन हैं वो किस भाषा के उपन्यासकार हैं? यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, अर्थात ये मलयालम है। ठीक है, कैसी है? मलयालम भाषा के उपन्यासकार हैं। 23 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2020 से किस श्रेणी के वाहनों की बिक्री तथा पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखना 2020 तक एक आपका फ्यूल आता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि उन ईंधनों में आपका जो फ्यूल यूज होता है BS4 ईंधन। मतलब अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, ठीक है ना, और वहाँ की जो ईंधन में BS4 मतलब BS4 नाम का जो ईंधन होता था प्रयोग करते, मतलब कह सकते हैं कि पेट्रोल जो होता है या डीजल होता है तो उसकी गुणवत्ता जो प्रदर्शित करते हैं वो इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि वर्तमान में उनके जो गाड़ियों में ईंधन पड़ता है BS6 नाम से पड़ता था, तो उसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई है, प्रदूषण रहित कर दी गई है, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रदूषण आपका होगा ही। अर्थात कह सकते हैं BS4 ईंधन को हटाकर BS6 ईंधन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन राइट आपका क्या हुआ कि प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, मतलब कि किस प्रकार के वाहनों को बिक्री बंद कर दी जाएगी, तो BS4 प्रकार के ईंधनों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। तो चालक उसकी होगी आपकी BS6। वर्तमान में दिल्ली में जो भी फ्यूल पड़ रहा है वो ईंधन पड़ रहा है तो BS6 से है। और आपके 13 महानगरों में अर्थात 2019 आएगा तो 2019 मतलब 2018 की ये बात थी, ठीक है, 2018 में ये बात की गई थी और 2019 में 13 महानगरों में आपके BS6 ईंधन वाले जो वाहन होंगे वो आपके चलने लगेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपका क्या कहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि टीच 18 अर्थात कह सकते हैं कि टास्क फार्मिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमैनिटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो टीच 18 संबंधित आपका देखिए, पहला कह रहा है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड कह रहा है यह यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया गया, ये भी राइट आंसर है। तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य ग्रामीण डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य ग्रामीण डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, ये आपका गलत है, ठीक है, इसका आपका आंसर गलत होगा। यह आपका खेल से संबंधित बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा 1 और 2, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। ये 25 क्वेश्चन हुए और साथ में यहाँ पर हमने बताया था कि वीडियो के अंतिम में हमेशा आपको हर एक वीडियो में आपको एक हिस्ट्री से संबंधित या आपको कह सकते हैं कि जीएस से संबंधित एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। जैसे महमूद गजनी संबंधित है और आपका मोहम्मद गोरी से है, ठीक है। यहाँ पर महमूद गजनी ने भारत पर देखिए 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था और 1025 में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था जो कि सबसे प्रसिद्ध था। महमूद गजनी ने यमीन उद्दौला तथा यमीन उल गिला की उपाधि धारण की और सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनी ने लगभग देखा जाए तो आपके 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। ये देखिए काफ़ी बड़ी हिस्ट्री होती है और काफ़ी बड़ी किताबें होती हैं, लेकिन पॉइंट नहीं दिए रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 50 मतलब कि 50,000, ठीक है, 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। यहाँ पर मोहम्मद गोरी संबंधित आपको दिया गया है, ठीक है। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। दूसरा कि 1175 में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के सम्मुख मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, ठीक है ना। और इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। मतलब 1191 में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, आपके पराजित कर दिया था। और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। और साथ में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की गजनी के रास्ते लौटते समय दाम्यक नामक स्थान पर इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना। इतना आपने इस वीडियो में पढ़ा है और इसे टेलीग्राम से डाउनलोड भी करना है। साथ में आपको कमेंट करने ये बताना है कि जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, मोहम्मद गोरी है वो किस वंश से संबंधित है, मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और पहला हमारा चैनल है देव जीके टेक चैनल, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टेट लेवल की तैयारी अर्थात आपके हिंदी वगैरह फुल तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपका होगा अगला टेस्ट पेपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।